दी पनिशर एक मार्वल स्टूडियो का किरदार है जो पहले नेटफ्लिक्स पर आया था। उसकी 2 वेब सीरीज 2017 और 2019 में रिलीज हुई थीं। उसमें फ्रैंक कैसल अपनी पूरी फैमिली को मारने वालों से बदला लेता है और एक बहुत ही खतरनाक विजिलेंट बन जाता है। ऐसा इंसान जो खुद इंसाफ करता है, पुलिस या अदालत का इंतजार नहीं करता। वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मारता है, कातिलों को, डीलरों को, ड्रग सप्लायर्स को। लेकिन वो खास तौर पर उन लोगों का पीछा करता है जिन्होंने उसकी फैमिली को खत्म किया। अपने टारगेट को वो कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और अपने काम के लिए गन से लेकर नाइफ तक हर चीज इस्तेमाल करता है। उसके लिए सब जायज है। अब मैं आपको 2026 में डिज्नी प्लस पर आने वाले उसके नए स्पेशल दी पनिशर वन लास्ट किल के बारे में बताता हूं, जो इसी किरदार की अगली कहानी है। फिल्म की शुरुआत फ्रैंक कैसल को बहुत ही गुस्से में एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। इस बार वो बहुत बदला हुआ होता है। दीवार पर चिपकी हुई और टारगेट की हुई तस्वीरें होती हैं। उसके बाद शहर में लोगों पर हो रहे अत्याचार दिखाए जाते हैं, जो ये क्लियर करते हैं कि कानून नाम की कोई चीज नहीं। उसके बाद एक भिखारी दिखाया जाता है जो अपने हिस्से का खाना भी अपने कुत्ते को खिला देता है, मगर कुछ बिगड़े हुए युवा उसे आकर बिना वजह मारते हैं और उसके कुत्ते को उठाकर ट्रक के नीचे फेंक देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें दोबारा फ्रैंक की तरफ ले जाता है, जो एक खाली कमरे में बैठा होता है। उसे अपने पास्ट की यादें सता रही होती हैं। उसके आर्मी के कुछ पुराने दोस्त जो मर चुके थे उन्हें नजर आते हैं, जो उसकी ऐसी हालत का मजाक उड़ाते हैं। वो खुद से बातें करता है। ऐसा नजर आता है जैसे उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो अपनी गन्स वगैरह को एक बैग में डालकर एक सेफ में रख देता है कि दोबारा वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करेगा, और अपने आप को शांत करने के लिए बाहर लोगों के बीच निकल जाता है। तभी हमें एक छोटी बच्ची खाली दिखाई जाती है, जो अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में होती है जिसमें वो काम करता था। टीवी पर फ्रैंक दी पनिशर की न्यूज चल रही होती है और फ्रैंक उसी रेस्टोरेंट में आता है जिसे वो छोटी बच्ची खाली पहचान लेती है, मगर वो खामोश रहती है। फ्रैंक चाय का कप लेकर वहां से बाहर आ जाता है। तब हमें उस एरिया का कंप्लीट एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है। आवारा लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, दंगे फसाद हो रहे होते हैं और कमजोरों पर जुल्म किया जा रहा होता है। पुलिस भी वहां पर कुछ नहीं कर पाती, जबकि फ्रैंक वहां से चुपचाप अपनी चाय को पीता हुआ गुजर रहा होता है। गोलियों की आवाज भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती। उसे उन लोगों से कोई सरोकार नहीं था। वो सीधा ग्रेवयार्ड अपनी बीवी और बेटी की ग्रेव पर जाता है और वहां अपना समय गुजारता है। वो उस लॉकर की चाबी जिसमें उसने वेपन्स रखे थे अपनी बीवी की ग्रेव पर रख देता है और कहता है कि उसने अपने फैमिली के कातिलों को मारकर अपना बदला ले लिया था, मगर वो भी अब इस जिंदगी से तंग आ गया है। वो खुद को मारकर उन्हीं के पास आना चाहता है। ये कहकर वो पिस्टल अपने सर पर तान लेता है और गोली चलाने ही वाला होता है। तभी उसकी बेटी की आत्मा उसके पास आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और गायब हो जाती है। वो वापस आ जाता है। उसे अपने दोस्त की आत्मा हमेशा अपने साथ नजर आती है, जो उसे बार बार तंग करती है। उसे एहसास दिलाती है कि वो एक कमजोर इंसान है जो अपनी फैमिली की केयर भी ना कर सका। अगले सीन में हमें एक ब्लैक कार पर फोकस किया जाता है जो काफी देर से फ्रैंक का पीछा कर रही थी और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। फिर हमें एक बूढ़ी और अपाहिज महिला दिखाई जाती है जो एक व्हील चेयर पर अपने बॉडीगार्ड के साथ आती है। कंडीशन से वो एक रिच लग रही थी। वो फ्रैंक को आवाज देती है और उससे किसी किस्म की हेल्प मांगती है। वो फ्रैंक को एक स्टोरी सुनाती है जिसमें किसी ने पहले उसके पति को बेरहमी से स्विमिंग पूल पर सर में गोली मार दी थी, फिर उसके भाइयों को जबकि वो होटल जा रहे थे, और फिर उसके इनोसेंट बेटे को जिसने कभी भी किसी को नहीं मारा था, उसे भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह वो कहती है कि उसकी सारी फैमिली को किसी ने मारकर उसे इस हालत तक पहुंचा दिया था और वो कोई और नहीं था, वो तुम थे फ्रैंक। ये सब तुमने किया था। ये कहते हुए वो एक स्टिक के सहारे खड़ी हो जाती है और उसके पास आती है। वो कहती है, तुमने सबको मार दिया, मगर तुम मेरे बारे में भूल गए।
मैं उस वक्त वहीं थी जब तुमने मेरे बेटे के सर को अपने पांव से कुचल दिया। अब वो औरत उसे धमकी देती है कि जिस समय यानी 6:45 पर तुमने उसके बेटे को मारा था, घड़ी के उसी समय पर मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे लोग तुम्हें मारने आएंगे। वो तुम्हें तड़पाएंगे जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से आजाद न कर दूं। ये कहते हुए वो महिला वहां से चली जाती है। फ्रैंक डी पनिशर अब खुद किसी और के हाथों पनिश किए जाने वाला था। फ्रैंक वापस अपने फ्लैट में अपनी यादों में खोया हुआ था। तभी उसे बाहर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो एक बड़ा सा नाइफ उठाता है और दरवाजे से बाहर देखता है। कुछ गुंडे बिल्डिंग में घुस आए थे, मगर ये उस पनिशर वाली महिला के गुंडे नहीं थे। वो लोग फ्रैंक के दरवाजे पर पेट्रोल फेंक देते हैं, जो दरवाजे के नीचे से अंदर आ जाता है, और आग लगा देते हैं जो पूरे घर में फैलने लगती है। फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और दरवाजा तोड़कर उन पर हमला कर देता है, और उन गुंडों में से जो भी उसके सामने आता है उसे नाइफ से मार देता है। किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। उन गुंडों में से एक के पास गन थी जो अब फ्रैंक के हाथ लग चुकी थी। मतलब अब फ्रैंक ने दोबारा हथियार उठा लिए थे और एक प्रोफेशनल किलर की तरह वो उन सबको गोलियां मार रहा था, एक के बाद एक। और फ्लैट में सबको खत्म करने के बाद अब वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और विंडो से देखता है कि पूरी बिल्डिंग में गुंडे घुस आए थे, जिन्होंने हर तरफ आतंक मचा दिया था और एक शांत इलाके को जंग का मैदान बना दिया था। उसकी गन की गोलियां खत्म हो गई थीं, जिसे फेंककर वो अब राइफल उठा लेता है। अब फ्रैंक अपने असली रूप में आ चुका था। वो एक मरीन बन गया था और बिना कुछ सोचे वो उन गुंडों पर गोलियां बरसा रहा था। एक के बाद एक गन की गोलियां खत्म होती गईं, मगर इन लोगों की तादाद खत्म ही नहीं हो रही थी। उसी तरह वो गोलियों से बचता हुआ और मारता हुआ छत पर पहुंच जाता है, जहां उसके पीछे हथियारों से लैस गुंडे आने लगते हैं। जो भी फ्रैंक के सामने आता है मारा जाता है। इस बार गोलियां खत्म होने के बाद वो लोहे की रॉड उठा लेता और उससे मारना शुरू कर देता है। तभी एक आदमी उसकी टांग पर बड़े सारे नाइफ से वार करता है और उसे जख्मी कर देता है। तभी वो छत से नीचे देखता है तो उसे वही अपाहिज महिला नजर आती है जो सड़क के बीचों बीच अपनी व्हील चेयर पर बैठी ये सब नजारा देख रही थी। तभी फ्रैंक को समझ आ जाती है कि इस गैंग वॉर के बीच ही उस महिला ने अपने गुंडे भी भेज दिए हैं, जिनका मेन टारगेट फ्रैंक था। इस बार वो अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से जंप लगा देता है और जख्मी हालत में सीधा नीचे एक बस के ऊपर गिरता है। उससे उसकी जान तो बच जाती है, मगर वो बहुत जख्मी हो जाता है। फ्रैंक को जिंदा देखकर वो औरत समझ जाती है कि अब फ्रैंक उसे नहीं छोड़ेगा। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अपनी कार में बैठ जाती है। फ्रैंक उसके पीछे जाने ही वाला होता है। तभी उसे रेस्टोरेंट वाली छोटी बच्ची खाली की आवाज आती है, जो मदद के लिए बुला रही होती है। वो उस महिला का पीछा छोड़कर बच्ची को बचाने के लिए जाता है, जिसका पिता भी गुंडों से घिरा हुआ होता है जो उसे मार रहे होते हैं। फ्रैंक के हाथ में बेसबॉल बैट होता, जिससे वो उन गुंडों की बेसबॉल की तरह धुलाई करता है। फ्रैंक उस रेस्टोरेंट वाली खाली के पिता की हेल्प करता है और उसकी जान उन गुंडों से बचाता है। वो उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, तभी एक हट्टा कट्टा आदमी जो बॉडी में फ्रैंक से ज्यादा ताकतवर होता है, एक तेज नाइफ से उस पर हमला कर देता है और नाइफ उसके सीने में घोंप देता है। मगर फ्रैंक हार मानने वालों में से नहीं था। उसके हाथ एक छोटा सा नाइफ लग जाता है, जिससे वो उसको भी जान से मार देता है। तभी वो छोटी बच्ची खाली उससे आकर चिमट जाती है, जैसे छोटे बच्चे अक्सर करते हैं। वो उनकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहते हैं। वो बच्ची अपने हाथ से बनाया हुआ कपड़े का फ्लावर फ्रैंक को गिफ्ट देती है, जिससे फ्रैंक को अपनी बेटी की याद आ जाती है। उसके बाद पुलिस की बहुत सारी तादाद वहां आ जाती है और अभी के लिए गैंग वॉर रुक जाती है। फ्रैंक उसके बाद फिर से अपनी बेटी और बीवी की ग्रेव पर जाता है और वो फूल वहां रख देता है। उसे लॉकर की चाबी वहीं पर पड़ी नजर आती है, जिसे वो उठा लेता है और कहता है कि उसे दोबारा से हथियार उठाने पड़ेंगे ताकि वो मजलूम लोगों की हेल्प कर सके। तभी हम देखते हैं कि एक गुंडा बूढ़ी औरत पर डंडे से वार करने वाला होता है। तभी वहां पर फ्रैंक अपने पनिशर के रूप में आ जाता है और सजा देने का काम शुरू कर देता है। ये सीन दिखाते हुए
दी पनिशर वन लास्ट किल यहीं पर खत्म हो जाती है। उस अपाहिज महिला की कहानी अभी बाकी थी, जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। क्या आपको भी इंतजार रहेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।